हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज का पार्टी स्टार्ट करते हैं। हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग बातें कर रहे थे। उनके फेस में बहुत ज़्यादा डर दिखाई दे रहा है साफ साफ। एक पर्सन कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि हमें रात को यहाँ नहीं आना चाहिए, पर तुम तो मान ही नहीं रहे थे। तभी दूसरा पर्सन कहता है, हम हमें जल्दी जाना पड़ेगा। हमें तुम्हें पता है ना, हम कुछ ही टाइम में इस जंगल से बाहर निकल जाएँगे। हम ईलिंग पहुँच जाएँगे। देख लेना, हम सेफ रहेंगे। तुम ज़्यादा टेंशन मत लो और चलो जल्दी चलते हैं, हमें कुछ भी नहीं होगा। ये बोलकर वो जल्दी-जल्दी से अपने गधे को लेकर, जिसमें बहुत सारा सामान था, वो वहाँ से जाने लगे थे। तभी दूसरा पर्सन कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। 3 साल हो चुके हैं। तुम्हें पता है ना, इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। हम यहाँ सेफ रह ही नहीं सकते हैं। जब से हांगवंजुन गायब हुए हैं, तब से यहाँ का माहौल ही बदल चुका है। हर दिन पपेट रात को घूमते रहते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। क्या होगा अगर उन लोगों ने हम पे अटैक कर दिया? तभी वो दूसरा पर्सन कहता है, चुप चुप बोलो, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी ईलिंग प्रक्रिया है ना, वो हमें हमें प्रोटेक्ट करेंगे। तुम्हें पता है ना, वो सबको बचाते हैं। तभी वो दूसरा पर्सन कहता है, पर वो कैसे? किसी ने आज तक इलिम पेट्रिया का फेस नहीं देखा, और वो कब आते हैं कब नहीं हमें थोड़ी ना पता है। और क्या होगा जब वो पपेट हम पे अटैक करेंगे? तब इलिम पेट्रिया हमारे पास ना आए तो हम थोड़ी ना बचेंगे। ये सुनकर वो दूसरा इंसान कहता है, शुभ शुभ बोलो। इलिंग पेट्रिया जब भी कोई बुलाता है वो आ जाते हैं। तुम तुम टेंशन मत लो और जल्दी चलो, हम निकल जाएंगे। ये बोलकर वो जल्दी जल्दी से अपने गधे के साथ वहां से जाने लग गए थे। तभी तभी अचानक से वहां पर बहुत सारी आवाजें आने लग गई थी। वो लोग डर से वहीं पर खड़े हो गए थे। वो गधा भी जब ये आवाजें सुनता है, वो भी इधर उधर देखता है और उन लोगों से अपनी रस्सी को छुड़वा कर भागने लगा था। ये देखकर वो दोनों घबरा रहे थे। वो दोनों के पैर वहीं पर जम चुके थे। वो इतने ज़्यादा डर चुके थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी अचानक से उन्हें उसके पीछे कुछ लोग महसूस होते हैं। वो दोनों डरते हुए पीछे मुड़ते हैं, और जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं, वो घबराहट से वहीं पर नीचे गिर पड़े। वहाँ पर बहुत सारी डेड आर्मी खड़ी हुई थी, या बोलो तो पपेट खड़े हुए थे। उन पपेट को देखकर वो दोनों इंसान नीचे घिस रहे थे, मतलब कि बैठकर ही पीछे जा रहे थे। वो देख रहे थे कि वो पपेट कितने ज़्यादा डरावने लग रहे थे। वो लोग कैसे ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं, और साथ ही वो लोग कैसे उनकी तरफ आ रहे हैं। ये देखकर दोनों के ही सर से बहुत ज़्यादा पसीना निकलने लगा। तभी दूसरा पर्सन बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग गया था, ईलिंग पैट्रियार्क प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। ईलिंग पैट्रियार्क, ये वो चिल्ला रहे थे। उस पूरे जंगल में उनकी आवाज़ें गूंज रही थी। तभी अचानक से वहाँ पर एक रेड कलर का धुआं आता है, और उसके साथ एक बहुत विशाल सा ब्लैक कलर का बड़ा सा नाइनटेल फॉक्स बाहर आता है। उसके माथे पर एक आग का निशान था। वही उसकी आंखें गुस्से में रेड थी। वो जल्दी से कूद कर उन लोगों के बीच में आके खड़ा हो गया था। एक तरफ वो पपेट आर्मी थी, वहीं दूसरी तरफ वो दोनों इंसान तो डर से कांप रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा फॉक्स उन्होंने कभी नहीं देखा था। हाँ, उन्होंने सुना था कि इतना बड़ा फॉक्स उन्होंने कई बार सुना था है, पर उन्होंने कभी नहीं देखा। पर आज जब वो देख रहे हैं, वो तो डर से कांप ही रहे थे। वो बेहोश भी हो चुके थे। वहीं वो फॉक्स उन लोगों को देखता है जो पपेट है। वो पपेट को देखकर एक व्हिसल बजाता है, और जितने भी पपेट थे वो धीरे धीरे करके अचानक से ही बहुत सारे स्प्रिट से लड़ने लग गए थे। और फिर कुछ ही टाइम में वो पपेट वहीं पर धराशायी हो गए थे। पर एक दो स्प्रिट ने एक पपेट को पकड़ लिया था। वो फॉक्स अपने असली रूप में आता है। वो हमारा विंग था। विंग अपने असली रूप में आता है। उसने आज ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे, पूरी तरह से ब्लैक, और साथ में उसके बाल लहरा रहे थे। उसके बालों पे आज भी रेड और वाइट कलर का रिबन बंधा हुआ है उसके माथे पर आज अलग है। विंग के माथे पर उसका फॉरहेड रिबन नहीं, उसके माथे पर
एक आग का निशान है। उसकी आंखें जो सिल्वर में शाइन करती थी, आज वो गुस्से में रेड कलर में शाइन कर रही है। और वो धीरे धीरे करके उस पपेट के पास जाता है, जिससे वो जितनी भी वहां पर स्पिरिट थी वो उस पपेट के फेस को ऊपर करता है, जिससे विंग उसका फेस क्लियरली देख पाए। विंग उसके पास जाता है, जिससे विंग को उस पपेट का फेस पूरा क्लियर दिखता है। वो पपेट पूरी तरह डेड था, मतलब कि जैसा कंकाल होता है वैसा ही था। विंग उसे देखकर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसे पूछना चाहता था कि उसका लैंसन कहाँ है, पर 3 साल हो चुके हैं, उसे पता ही नहीं है। उसने कई बार ऐसी लड़ाई की है, हर बार वो यही पूछता है कि उसका लैंसन कहाँ है, पर ये पपेट कुछ बोलती ही नहीं है, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में उस पपेट का नेक पकड़ता है और अपने हाथों से ही वो तोड़ देता है, जिसके बाद वो जितनी भी स्पिरिट थी वो वहाँ से गायब हो गई विंग के चुटकी बजाते ही। और फिर विंग उन लोगों को देखता है। उसके बाद विंग की आंखें नॉर्मल हो गई, जैसी उसकी सिल्वर आंखें हैं। विंग उन दोनों को देखता है और फिर उसे कुछ याद आता है और अचानक से विंग फॉक्स में फिर से बदल गया और वो दौड़ते हुए कहीं जाने लग गया। वहीं दूसरी तरफ लेंस एक्ट में हफरा तफरी मची हुई थी। सारे लोग इधर से उधर जा रहे थे। वो सभी किसी को ढूंढ रहे थे, पर कोई भी उस इंसान को ढूंढ नहीं पा रहा था। तभी मैडम लैन कहती है, क्या तुमने उसे ढूंढा? कहाँ है वो? तुम्हें मिला? ये बोलकर वो इधर उधर सब तरफ ढूंढ रही थी, पर उनके डीसीपल को कोई नहीं मिल रहा था। वो डीसीपल वो मैडम लैन को कहते, नहीं महारानी, वो हमें नहीं मिल रहे हैं। ये सुनकर मैडम लैन अपने सर पे हाथ रख लेती है और कहती है, कहाँ चला गया वो? मैंने उसे कहा था कि रूम में ही रहना, पर वो क्यों चला जाता है बार बार? ये बोलकर वो अपने सर पे हाथ रखती है और सोचने लगी, ये सभी मेरे क्लैन में क्या हो रहा है? 3 साल हो गए हैं, इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ। ये बोलते हुए वो अपसेट हो गई थी। फिर से सारे लोग ढूंढने लग गए थे। वहीं दूसरी तरफ विंग चुपके चुपके क्लैन के अंदर आ रहा था। विंग के हाथों में कुछ था, वो उसने अपने हाथों के पीछे छुपा रखा था। वो अभी अपनी इंसानी रूप में आ चुका था। विंग अपने घर की तरफ या बोलो तो जिंगशी की तरफ जा ही रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने एक तलवार आ गई थी। उस तलवार को देखकर विंग पहले उस तलवार को देखता है और अचानक से वो अपना सर दूसरी तरफ करता है, जो उस तलवार को पकड़ा हुआ है। उस इंसान को देखकर विंग डर गया था और वो नर्वसली स्माइल करते हुए कहता है, अंकल। ये सुनकर वो इंसान कहता है, विवस्वान, तुम कहाँ गए थे? हमने तुम्हें कितनी बार बोला है रात को ऐसे कहीं नहीं जाया करते। तुम्हें हमारा रूल याद है ना? रात को यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। 7 बजे के बाद क्लैन में अंदर से बाहर जाना या बाहर से अंदर आना फॉरबिडेन है, और तुमने फिर से ये रूल तोड़ा। कितनी बार तोड़ोगे तुम ये रूल? ये सुनकर विंग अपने सर पे हाथ खुजलाता है और कहता है, अंकल, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं ये बोलकर वो अपने सर को खुजलाया जा रहा था। तब भी वो पर्सन कहता है, हाँ, वो हमारे लैंड कुरैन थे। कुरैन कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें बाहर नहीं जाना है, पर फिर से तुम बाहर गए। तुम यहाँ भी तो क्लैन में घूम सकते हो, पर नहीं, तुम हर बार बाहर क्यों चले जाते हो? मुझे पता है तुम क्या करने जाते हो। तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देते विविशान? ये सुनकर विंग के आंखों में थोड़े से आंसू बन गए थे और वो अंकल को देखता है और फिर कहता है, अंकल। पर लैंडकुरन कहते, चुप रहो, अब जाओ और उन्हें मनाओ। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। उसके बाद विंग भागते हुए अपनी जिंगजी की तरफ जाने लग गया था। ये देखकर लैंडकुरन कहते हैं, इस लड़के का कुछ भी नहीं हो सकता। इसने हमारे क्लैन का इन 3 सालों में कितने सारे रूल तोड़ दिए हैं, ये समझता क्यों नहीं है? ये बोलकर वो विंग को देखते हैं। वहीं विंग भागते हुए जिंगशी की तरफ जाता है। वो जिंगशी में किसी को ढूंढने लग गया था। वो जिंगशी में इधर से उधर ढूंढ रहा था, पर उसे कोई भी नहीं दिख रहा था। फिर वो बाहर आता है। बाहर वो सीधा मैडम लैन के घर की तरफ जाता है। वहीं मैडम लैन बाहर में खड़े होकर किसी का इंतजार कर रही थी। विंग उनके पास जाता है और वो कुछ बोल पाता कि मैडम लैन उसकी तरफ गुस्से से देखती है और कहती है, आ गए महाराज।
ये सुनकर विंग ने अपना सर नीचे कर लिया था। मैडम लैन कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया विभूषान कि तुम ऐसे मत जाया करो, वो तुम्हारे बिना नहीं रह पाता है, पर तुम हो कि उस बच्चे पर ध्यान ही नहीं देते। ये सुनकर विंग कहता है, माँ ऐसा, पर मैडम लैन कहती, चुप रहो, बस चुप ही रह जाओ, तुम बहुत बदल चुके हो विंग, तुम बहुत बदल गए हो। वो विंग नहीं है जिससे मैं बच्चे की तरह प्यार करती थी, तुम दूसरे बन चुके हो, वो जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम तो हार्टलेस इमोशनलेस बन चुके हो। तुम्हें अपने ही बच्चे पर तरस नहीं आता। तुम कैसे उसे रात को अकेला छोड़ सकते हो? तुम कैसे उसे छोड़ सकते हो? क्या तुम्हें जरा सा भी उस बच्चे पे तरस नहीं आता? वो तुम्हारे लिए तड़पता रहता है, पर तुम हो कि उसे एक माँ का ढंग से प्यार भी नहीं दे सकते। ये सुनकर विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहते हैं, माँ मैं, पर मैडम लैन कहती, विंग तुम तुम क्यों नहीं समझते, एक पर्सन के जाने से जिंदगी तबाह नहीं हो जाती है। तुम क्यों क्यों अपने आप को इस तरह बना चुके हो? प्लीज़ मुझे पहले वाला मेरा विंग चाहिए, जो सबको प्यार करता है, जो हर इंसान को प्यार करता है, ऐसा नहीं जो सिर्फ बदला चाहता हो। मुझे मेरा पहले वाला विंग वापस दे दो, तुम वापस दे दो। ये बोलकर वो उनके कंधे मतलब कि मैडम लैन विंग के कंधे को झटका देती है और कहती है, मुझे मेरा विंग वापस चाहिए। मैंने पहले ही एक बेटा खो दिया है, मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें भी खो दूँ विंग। तुम क्यों ऐसे हो? तुम क्यों घुट घुट के जी रहे हो? मुझे मेरा विंग वापस चाहिए, तुम वापस कर दो। तुम्हें पता है, तुम्हें देखकर मुझे उस दिन की बात सारी याद आती है। तुम क्यों नहीं मानते? मैं उस दिन को भुलाना चाहती हूँ, पर तुम हो जो मुझे या फिर हमारे पूरे क्लैन को उस दिन की बात हमेशा याद दिलाते रहते हो। ये सुनकर विंग के आंखों में आंसू लगातार बहे जा रहे थे। विंग, मैं तुमसे एक बात बोलती हूँ, इस बदले को छोड़ दो। तुम नॉर्मल जिंदगी जियो जिसमें तुम खुश रहोगे। तुम क्यों उसे भूल नहीं जाते? ये सुनकर विंग मैडम लैन की तरफ देखता है और कहता है, कैसे कैसे भूल जाऊँ माँ, वो मेरी पूरी, पर मैडम लैन कहती, पूरी जिंदगी नहीं था वो तुम्हारा, तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं था। क्या तुम्हें बस दुख है वांग जी के जाने से? हमें भी है। मैं उसकी माँ हूँ, मुझे भी दुख होता है। वो मेरा बेटा था, मेरा बेटा, मैंने उसे कोख से जन्म दिया था, मुझे भी दुख होता है। पर तुम्हारा क्या? तुमने अपने कोख से जिसे जन्म दिया, तुम उसके साथ क्रूर क्यों बनते हो? तुम क्यों उसे प्यार नहीं देते? हर पल उसे छोड़कर क्यों चले जाते हो? ये सुनकर विंग कहता है, माँ आप आप ऐसा मत बोलिए, मैं उसके साथ ऐसा, पर मैडम लैन कहती है, चुप रहो। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, उन सभी बातों को भुला दो और तुम्हारे बेटे को तुम अच्छे से प्यार दो, पर तुम नहीं दे पा रहे हो। अगर नहीं दे पा रहे हो तो उसे दर्द भी तो मत दो। उसकी ज़िंदगी अभी खेलने कूदने की है, पर तुमने एक 2 साल के बच्चे को तलवार पकड़ा दिया है विंग। तुमने एक छोटे से बच्चे को उसकी पूरी बचपना भुला दिया है। तुम्हें पता है, तुम्हें पता है वो कहाँ है अभी? ये सुनकर विंग मैडम लैन की तरफ देखता है। मैडम लैन कहती है, तुम्हें देखना है वो कहाँ है? ये बोलकर वो विंग का हाथ पकड़ती है, उसे खींचते हुए कहीं लेके जाती है। विंग के हाथों में दर्द हो रहा था, मैडम लैन ने इतने टाइटली पकड़ा हुआ था। वहीं विंग के हाथों में जो सामान थे वो गिरते जा रहे थे। विंग ने अपने बच्चे के लिए कुछ खिलौने लाए थे और साथ में कुछ खाने के लिए भी, पर मैडम लैन के इतने टाइटली पकड़कर खींचने के कारण विंग के हाथों से वो सब सामानें गिरने लगी थी। मैडम लैन विंग को खींचते हुए कहीं लेके जाती है, वो विंग को जंगलों में लेके जाती है। विंग बस चुपचाप मैडम लैन के साथ चले जा रहा था। उसके मुंह से अब आवाज़ भी नहीं आ रही थी, बस आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मैडम लैन उसे एक जगह पे खड़ी कर देती है और उसे अंदर देखने को बोलती है। विंग ने जैसे ही अंदर देखा था, उसके आंखों में जो आंसू धीरे धीरे करके बह रहे थे वो अब लगातार बहने लग गए थे। वो सामने का सीन देख रहा था, एक 2 साल का बच्चा जो वाइट कलर के कपड़ों में है, उसके बाल लंबे हैं और साथ ही वो पानी के नीचे, ठंडे पानी के नीचे बैठकर मेडिटेट कर रहा है और साथ ही उसकी पूरी जो वाइट स्किन है वो ठंडे पानी की वजह से रेड हो चुकी है। विंग ये सब देख रहा है। मैडम लैन कहती, देखो
तुमने अपने बदले में उस 2 साल के बच्चे को क्या बना दिया है। जब वो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था, तब से तुम सिर्फ बदले के बारे में सोच रहे हो, सिर्फ उसे बदले के बारे में बता रहे हो। तो देखो आज उसकी हालत क्या है। वो स्ट्रांग बनना चाहता है, इतना स्ट्रांग कि वो अपने फादर को वापस ला सके। सिर्फ तुम्हारे बदले के कारण उस छोटे से बच्चे ने अपना खेलना कूदना, अपनी बचपना सब भुलाकर सिर्फ युद्ध करने में लग गया है। तुम्हें पता है हमारे क्लैन में 12 साल या फिर 10 साल से पहले बच्चों को क्लासेस नहीं करवाया जाता। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि वांगजी चाहता था कि सारे बच्चे अपनी ज़िंदगी में कुछ करें। जो छोटे-छोटे बच्चे हैं वो अपनी ज़िंदगी की जो हसीन पल है उसे वो भुलाकर कल्टीवेशन में मत लगाए। इसीलिए हमारे क्लैन के जितने भी बच्चे थे वो 12 साल या फिर 10 साल की उम्र के बाद ही कल्टीवेशन सीखना और पढ़ाई करना चाहते थे। पर देखो उसका ही बच्चा आज उसकी क्या हालत है। वो बदले की भावना में जल रहा है सिर्फ तुम्हारे कारण। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा रोने लग गया था और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया था और वो भागते हुए उस पानी से होते हुए उस झरने के पास जाता है और वो छोटे सा बच्चा जो 2 साल का है उसे अपनी गोद में उठाकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। वहीं वो बच्चा जब अपनी माँ को ऐसे करते हुए देखता है वो पहले आँख खोलता है। उसे समझ नहीं आया था कि अचानक से क्या हुआ। विंग उसे गले से लगाकर रोने लग गया था। ये देखकर वो छोटा सा बच्चा अपनी माँ के बालों को सहला रहा था, उसके बैग को सहला रहा था और कह रहा था, माँ क्या हुआ आपको? आप ऐसे रो क्यों रहे हो? आपने ही मुझे बताया था ना कि बड़े बच्चे या फिर बड़े इंसान ऐसे रोया नहीं करते। अच्छे कल्टीवेटर बनना होता है या फिर जो अच्छा कल्टीवेटर होता है वो छोटा सा दर्द में भी रोया नहीं करता। और आप क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? ये बोलकर वो अपना फेस विंग के कंधे से हटाता है और वो विंग के आंखों की तरफ, उसके फेस की तरफ देखता है। विंग जब अपने बच्चे के मुंह से ये बात सुनता है वो और भी ज़्यादा रोने लग गया था। वो अपने मन में सोचता है ये सब बातें तो मुझे मेरे बच्चे से कहनी चाहिए, पर देखो मेरा बच्चा इतना छोटा होकर मुझे ये सब बातें बता रहा है। सच में ये सब मेरी गलती है। मैंने अपने बदले में अपने बच्चे को भी नहीं बख्शा। ये बोलकर वो रोने लग गया था और वो अपने मन में कहता है नहीं, ये बदला सिर्फ मेरा है, मैं अपने बच्चे को इसमें नहीं घसीट सकता। ये बोलकर वो युवान को फिर से गले से लगा लेता है। हाँ, उस बच्चे का नाम युवान था। विंग युवान से कहता है बेबी मुझे माफ़ कर दो, मम्मा बहुत बुरी है ना। मम्मा तुम्हें हर रात को अकेला छोड़ देती है, तुम्हें बहुत बुरा लगता होगा ना। मम्मा तुम्हें ये सब करने को बोलती है। नहीं बेबी, आज के बाद से तुम ये सब नहीं करोगे। ये सुनकर युवान कहता है मम्मा आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपने ही तो मुझे सिखाया था ना कि हमें बहुत स्ट्रांग बनना होगा, हमें इस दुनिया को बचाना होगा, हमारा यही तो काम होता है। ये सुनकर विंग कहता है नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ अभी खेलना है, कूदना है, अपनी ज़िंदगी में अपने बचपने को जीना है। तुम अभी बड़े नहीं हुए हो, तो ऐसा बातें मत किया करो। ये बोलकर वो युवान को लेकर उस पॉन्ड से निकलता है जहाँ पर मैडम लैन थी, वहाँ पर जाता है और फिर वो मैडम लैन से कहता है माँ मैं युवान को लेकर रूम में जाता हूँ। ये सुनकर मैडम लैन अपना सर हिलाती है और फिर युवान को लेकर विंग रूम में जाता है। युवान को विंग कपड़े पहनाता है, ठीक करता है। तभी युवान कहता है मम्मा मैंने आपको बोला ना अब रोना बंद भी करो, आपको पता है आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये सुनकर विंग मुस्कुराता है और वो कहता है बेबी मुझे माफ़ कर दो, आपकी मम्मा बहुत ज़्यादा बुरी है ना, आपको पूरी तरह बदल दिया है उसने, आपकी बचपने को उसने बर्बाद कर दिया है। ये बोलकर वो युवान के गालों को सहला रहा था। युवान अपनी मम्मा का मतलब कि विंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है मम्मा आप ऐसा क्यों रो रहे हो? और नहीं ऐसा नहीं है, मेरी मम्मा तो दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा है और सबसे स्ट्रांग भी। वो तो कितना अच्छा काम करते हैं, लोगों को बचाते हैं। मुझे भी अपनी मम्मा जैसा ही बनना है। आपको पता है जब आप मुझे मेरे डैडी के बारे में बताते हो तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता हूँ। आप बताते हो ना कि डैडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे जिसके कारण दुनिया वाले उन्हें याद करते हैं।
मुझे आज भी पता है, जब मैं क्लैन में जाता हूँ तो सारे लोग कहते हैं कि मैं डैडी के जैसा दिखता हूँ। हाँ मम्मा, मैं डैडी के जैसा दिखता हूँ। ये सुनकर विंग अपने बेटे को देखता है। हाँ, ऊपर से नीचे तक युवान पूरी तरह वांगजी के जैसा दिखता है। उसके बाल, उसके फॉरहेड में जो बंधा हुआ वो फॉरहेड रिबन, वो उसकी आंखें, उसके होठ, उसका फीचर पूरा तरह से सिर्फ वांगजी के जैसे। बस हाँ, युवान के होठों के नीचे मोल है, वो विंग के जैसा है। विंग अपने बेटे के फॉरहेड पे किस करता है और कहता है, हाँ, तुम अपने डैडी के जैसे हो पूरी तरह। ये सुनकर युवान मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, तो मुझे भी डैडी के जैसा स्ट्रांग बनना है, और हाँ, मुझे उन लोगों को सबक भी सिखाना है जिन लोगों ने मेरे डैडी को, मेरी मम्मा को हर्ट किया था। मुझे उन लोगों से बदला लेना है। मुझे उनसे बदला लेना है और मैं अपने डैडी को वापस लाऊँगा आपके पास। आप डैडी के बिना रह नहीं पाते ना, मुझे पता है आपको रात को नींद नहीं आती। मुझे पता है मम्मा, इसीलिए मैं आपको कुछ भी नहीं बोलता। आप बाहर चले जाते हो ना, मुझे पता है। आप आज बस नहीं गए हो, आप हमेशा बाहर जाते हो। बाहर जाकर आप बहुत टाइम तक वहाँ रहते हो। मैं अकेला रहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं कोल्ड पॉन्ड की तरफ चला जाता हूँ। मुझे पता है ग्रैंडमाँ मुझे 1-2 बार पकड़ चुकी है, पर मैं ग्रैंडमाँ से झूठ बोल देता हूँ। ये बोलकर वो विंग को देखता नहीं और उसने अपना सर झुका लिया था। विंग युआन की तरफ देखता है। विंग कहता है, तुम झूठ बोलते हो क्या? ये सुनकर युआन जल्दी से विंग से अपने आप को छुड़ाता है और अपने घुटनों पर बैठकर बार-बार वो करते हुए कहता है, मम्मा, मुझे माफ़ कर दो, मैं ग्रैंडमा से झूठ बोलता हूँ कि मैं बस कोल्ड पॉन्ड जाता हूँ। असल में मैं कोल्ड पॉन्ड के अंदर जो केव है ना, मैं वहाँ जाता हूँ। आपको पता है उस केव के अंदर बहुत सुंदर सा गुचिन रखा हुआ है। वो गुचिन मुझे अपने पास बुलाता है हर रात को। जब मैं अकेला रहता हूँ तो मैं वहाँ पर जाता हूँ और मैं उसे बजाता हूँ। जब मैं उसे बजाता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और फिर मैं कुछ टाइम बाद वहीं सो जाता हूँ और अचानक से मेरी नींद यहाँ खुलती है। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा शॉक था। उसे अपने बच्चे के बारे में ये बिल्कुल पता नहीं था कि उसका बच्चा हर रात को उस कोल्ड पॉन्ड में जाता तो है, पर उसके बाद वो उस गुचिन के पास जाता है। विंग को पता भी नहीं था कि वो गुचिन कहाँ से आई, क्योंकि वो गुचिन तो वांगजी का था ना, वांगजी के पास होना चाहिए। तो ये विंग कुछ समझ नहीं पाया था। विंग जल्दी से युवान को अपने पास लेता है और वो कहता है, कौन सा गुचिन, कहाँ पर है, और तुम्हें कैसे मिला वो? ये सुनकर युवान अपनी माँ को देखता है और फिर वो बताने लगा कि आखिर वो गुचिन कैसे उसे मिला। असल में 6 महीने या कुछ महीने पहले युवान ऐसे ही कोल्ड पॉन्ड के पास गया हुआ था, वो भी अपने खरगोशों के साथ में। जो विंग के खरगोश है, वो उसके साथ खेल रहा था, पर अचानक से वो खरगोश एक पाउंड की तरफ जाने लग गए। वो कोल्ड पाउंड था। कोल्ड पाउंड के अंदर एक गुफा था। युवान को पहले पता नहीं था वो उस गुफा के बारे में। फिर युवान उन लोगों का पीछा करते हुए वहां पर जाता है और वहां पर उसने उस गुचिन को देखा हुआ था। उस गुचिन को देखते ही युवान उसके ऊपर मदहोश हो गया और धीरे धीरे वो वहां पर जाने लग गया था। और फिर जब भी विंग युवान को सुलाकर चला जाता था, युवान अकेले वहां की तरफ निकल जाता था। 1-2 बार मैडम लैन ने उसे पकड़ लिया था, पर युवान ने बहाना बना दिया था कि वो तो बस कोल्ड पाउंड की तरफ जाता था, उसे नींद नहीं आता था इसलिए। ये सुनकर मैडम लैन बहुत ज़्यादा शॉक भी होती थी, क्योंकि ये छोटा सा बच्चा रात को कोल्ड पाउंड की तरफ क्यों जाता है और विंग कहाँ है। कई बार विंग को मैडम लैन ने डांटा भी था कि वो अकेले इस बच्चे को छोड़ के कैसे जा सकता है, पर विंग को तो खुद भी नहीं पता था, इसीलिए वो अपना सर नीचे करके बैठा रहता था। कुछ टाइम तक तो मैडम लैन उसे सुनाती थी, फिर उसे जाने को कह देती थी। विंग अपने बच्चे को कुछ बोलता नहीं था और वो जाकर चुपचाप उसके बगल में सो जाया करता था। विंग ये सब सुनता है और वो कुछ भी नहीं बोलता और फिर कहता है, तुम आज के बाद से उस गुचिन के पास नहीं जाओगे। ये सुनकर युआन की आंखें बड़ी-बड़ी हो गई थी, क्योंकि उसे वो गुचिन बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको पाकर युआन को ऐसा लगता है मानो वो अपने फादर के पास है, पर उसकी माँ मना कर रही है। तो विंग अब
मतलब विंग की बातें वो टाल भी नहीं सकता, इसीलिए वो अपना सर नोट कर देता है। युवान को लेकर विंग बेड पे आ गया था। विंग उसके लिए लोरी गाता है क्योंकि उसे पता है युवान अभी सोने वाला नहीं है। विंग को भी नींद नहीं आ रहा था, पर धीरे धीरे युवान को सुलाते सुलाते विंग कब गहरी नींद में सो गया उसे पता ही नहीं चला। अचानक से विंग की आंखें खुलती है। अब हमें विंग का सपना दिखाया जाता है, या बोलूँ तो 3 साल पहले का हकीकत दिखाया जाता है, जब वांग जी गायब हुआ था और विंग बेहोश हुआ था। विंग के बेहोश होने के बाद मैडम लैन और सारे लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। विंग अपनी आंखें खोलता है और उसे पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो विंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि वांग जी का कुछ पता नहीं और उसकी ज़िंदगी में कोई नन्हा मेहमान आने वाला है। इस खुशी को वांग जी रहता तो वो कितना ज़्यादा खुश होता ना। यही सब बातें विंग के दिमाग में था, और जैसे ही उसने वांग जी के बारे में सोचा, वो बेड से उठकर वांग जी को ढूंढने जाने लग गया था। वो पागलों की तरह व्यवहार कर रहा था। उसे सिर्फ वांग जी के पास जाना था। वो सिर्फ अभी ऐसे ही सोच रहा था। वहीं मैडम लैन और जैंग चैंग बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग गए थे, क्योंकि विंग तो किसी की भी मान नहीं रहा था। वो अपने आप को भी हर्ट करने लग गया था। वो ना खाता था न पीता था, बस वो वांग जी को ढूंढने के लिए बाहर जाना चाहता था। पर मैडम लैन ने उसे समझाया था कि जियांग्स और लैंस वांग जी को ढूंढ रहे हैं, तुम बस अपना ख्याल रखो, तुम्हारे अंदर एक बच्चा है उसका ध्यान रखो। पर उस टाइम विंग इतना ज़्यादा पागल हो चुका था वांग जी को ढूंढने के पीछे कि वो अपना ख्याल ही नहीं रखता था। वो दिन रात चुपके से बाहर निकल जाया करता था, क्योंकि उसे पता है सुबह को मैडम लैन उसके पास रहती है, तो वो कभी भी ऐसे जा नहीं सकता। इसीलिए वो रात को चुपके से बाहर निकल जाया करता था और वो चारों तरफ बस ढूंढता रहता था, पर उसे कहीं भी वांग जी मिला ही नहीं। इससे विंग और भी ज़्यादा डिप्रेस होता गया जा रहा था। अचानक से 6 महीने बाद विंग ऐसे ही रात को बाहर गया था। बाहर जाने के बाद वो ईलिंग पहुंचा था। ईलिंग में वो किसी को ढूंढ रहा था, मतलब कि वांग जी को ढूंढ रहा था, पर उसे नहीं मिला। वो जंगल में अकेला बैठा हुआ था कि अचानक से उसे महसूस होता है कि कोई मुसीबत में है। तब विंग वहां जाता है, पर वो देखता है कि यहाँ तो वही जो ब्लैक कलर के कपड़े पहने इंसान है वही है। ये देखकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, और वो अपने फॉक्स फॉर्म में आ गया था और वो उनके साथ लड़ाई करने लग गया था। जितने भी लोग थे वो डर गए थे, मतलब कि जो इंसान थे वो डर गए थे विंग का इतना विशाल फॉक्स फॉर्म देखकर। हाँ, विंग अपने आप को पावरफुल बना चुका था तब तक। विंग उन सभी के साथ लड़ता है और एक इंसान को पकड़कर, एक वही ब्लैक कलर के कपड़े पहने इंसान को पकड़कर वो पूछना चाहता था। इसीलिए वो उसका जो मार्क्स है वो उसे निकाल देता है। पहले विंग बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गया था, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं था, वो एक पपेट था। विंग तो बहुत ज़्यादा डर गया था, पर वो उसे पूछने लगा था कि कहाँ है लान वांग जी, कहाँ है मेरा जांगफुक, कहाँ है बताओ। पर कोई पपेट बता सकता है क्या? नहीं। इसीलिए वो उसे गुस्से में ख़त्म कर देता है। पर ये बारे में जो विंग फॉक्स फॉर्म है उसके बारे में सबको पता चल गया था। पहली बार कोई फॉक्स जिंदा है, इस बारे में शॉक हो गए थे। वहीं दूसरा, वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, नाइन टेल फॉक्स है, ये सुनकर सारे लोग शॉक हो गए थे। सारे लोगों ने मीटिंग भी बैठाया था। वहीं लैन क्लैन को जब पता चला था कि कोई फॉक्स है जो इस तरह लड़ाई कर रहा है, सारे लोगों का ध्यान विंग की तरफ ही आ गया था, क्योंकि विंग ही तो एक लौता फॉक्स है। वो सारे लोग विंग के पास जाते हैं। वो विंग को डांटने लग गए थे कि वो प्रेग्नेंट है, वो इस तरह की कैसी हरकतें कर सकता है, उसके बच्चे पे बहुत ज़्यादा बुरा असर होगा इन सभी का। पर विंग को उस टाइम कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उस टाइम उसे वांग जी को ढूंढना था। उसका बच्चा अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं था विंग के लिए। हाँ था, पर विंग को अभी वांग जी को ढूंढना था। विंग अपना और अपने बच्चे का ख्याल रख सकता है, पर उसके लिए अभी इम्पोर्टेंट वांग जी है। अगर वांग जी ही नहीं तो विंग भी अपने आप को जिंदा नहीं रख सकता। यही सब बातें विंग के दिमाग में था। मैडम लैन उसे कई दिनों तक उस महल से, या बोलूँ तो लैंड क्लैन से बाहर जाने ही नहीं देती। दिन रात सिर्फ वो विंग के पास ही रहती थी। रात को भी वो विंग को अपने पास ही रखती थी, ताकि विंग ऐसे रात को कहीं चला ना जाए। विंग भी मैडम लैन की टेंशन को समझता था। कई दिनों तक
मैडम लैन बहुत ज़्यादा विंग का ख्याल रखती थी। इस बार तो लैन सिचेन और जैंग जैंग भी विंग के साथ रहते थे। विंग ये सब देखकर वो समझ जाता है कि अगर वो ऐसे ही करते रहा तो पूरी फैमिली भी टेंशन हो जाएगी। इसीलिए वो कहता है, माँ, भाई, साहु जी, मैं अब ठीक हूँ। मैं अब अपने आप को संभाल लूँगा। प्लीज़ आप लोग अब शांत हो जाइए। ये बोलकर वो मैडम लैन से कह देता है कि वो अपने रूम में जाके सो सकती है। पर मैडम लैन कुछ दिनों तक विंग के साथ रहती है और जब लगता है उन्हें कि विंग अब ढंग से अपने आप को संभाल रहा है, वो वहाँ से चले गई थी। वहीं विंग, हमारा विंग तो अपने ही रूम में बैठकर अपने आप को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने का कोशिश करता रहता था। वो दिन रात कैसे उन लोगों के साथ बदला लिया जाए वही बारे में सोचा करता था, जिसके कारण उसका वो छोटा सा बेबी जो उसके पेट में था वो भी सिर्फ बदले के बारे में सोचने लग गया था। क्योंकि होता है ना, प्रेग्नेंट महिला या प्रेग्नेंट इंसान जो भी कुछ सोचे उसका असर उनके बच्चे पे भी पड़ता है। वही बात हमारे युवान के साथ भी हुई। युवान भी बदले के बारे में, स्ट्रांग बनने के बारे में सोचने लग गया था। फिर कुछ महीनों बाद विंग एक छोटे से बेबी बॉय को जन्म देता है। सारे लोग खुश हो गए थे। विंग भी उस बेबी को देखकर बहुत ज़्यादा ही रोया था और उसे वांजी की याद आ रही थी, क्योंकि वो बेबी छोटा सा जो पैदा हुआ था वो पूरी तरह वांजी के जैसा ही दिख रहा था। बस एक चीज़ था जो विंग के ऊपर था, जो उसके होठों के नीचे मोल था, सिर्फ वो विंग के ऊपर था। बाकी पूरा फीचर जो वो शांत रहता है, जैसा उसका फीचर है, जैसा वो ड्रैगन वांगजी था, वैसा ही उसका छोटा सा बेबी भी ड्रैगन ही पैदा हुआ। ये देखकर विंग और भी ज़्यादा रोने लग गया था। वो अपने बेबी को अपने सीने से लगा लेता है और वो फिर से वांगजी के बारे में सोचने लग गया था। वांगजी को लाना चाहता था, इसीलिए उसने फिर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत मेहनत की थी। और जैसे ही युवान 6 महीना या 7 महीना का चलने लायक हुआ, विंग फिर से अपने बदले के बारे में सोचने लग गया था। युवान अब चलने फिरने लगा था 7 महीने में ही। ये बहुत ज़्यादा ही सबको हैरान कर गया था, क्योंकि बच्चे कम से कम 8 या फिर 10 महीने के बाद ही चलने फिरने लगते हैं, पर युवान युवान तो 7 महीने पर ही चलने लग गया था। ये देखकर सारे लोग शॉक हुए थे। पर इसका एक कारण ये था कि विंग जब युवान पेट में था तो वो सोचा करता था कि उसे स्ट्रांग बनना है। वो अपने आप को स्ट्रांग करता था। इसी कारण उसका बेबी भी बहुत ज़्यादा अपने दिमाग से स्ट्रांग हो चुका है। वो अपने मन में ही ठान चुका था कि उसे चलना है, इसीलिए युवान 7 महीने पर ही चलने लग गया था और धीरे-धीरे वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते गया। 2 साल का युवान अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर चुका है कि वो अभी 15 या फिर 16 साल के कोई भी कल्टीवेटर को हरा सकता है। वहीं विंग जब से युवान चलने लायक हुआ, जैसे 6 और 7 महीने के बाद विंग युवान को बेड पे सुलाकर बाहर निकल जाया करता था। किसी को भी पता नहीं चलता था। पर अचानक से ये बात कि फिर से वो फॉक्स देखा गया, इस बारे में जब लैंड क्रैन को पता चला, वो विंग को फिर से बोलने लगे कि ऐसा मत करो, तुम बदला छोड़ दो। पर विंग तो बहुत ज़्यादा स्टबर्न बन चुका था। उसे वांगजी को वापस लाना है, जिन्होंने उनके क्लैन को, उनके पूरे परिवार को ऐसे तोड़ा है। वो उन लोगों को छोड़ेगा नहीं। यही सब बातें विंग उन लोगों के सामने भी कहता है। सारे लोग उसे समझाते हैं कि उस बारे में भूल जाओ। पर हुआ क्या, 3 साल हो चुके हैं, विंग माना ही नहीं और वो बस मनाते ही रहेगा। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट कैसा भी लगा बताना ज़रूर, ओके। और कल के पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। फिर बाय बाय।